जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पंचांग के भीतर ही नक्षत्रों के संबंध में। नक्षत्रों के संबंध में बहुत सारी बातें हम पहले ही आप तक पहुंचा चुके हैं। आज हम समझेंगे वार तथा नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन से, अर्थात वार और नक्षत्रों के समन्वय से बनने वाला एक बड़ा महत्वपूर्ण योग है जिसको सर्वार्थ सिद्ध योग कहकर के पुकारा जाता है। सर्वार्थ सिद्ध योग नाम से ही स्पष्ट है कि जब कभी हमारे को अचानक किसी मुहूर्त की आवश्यकता पड़ जाए, हमारे पास रुकने के लिए बहुत वक्त न हो और तुरंत में हमारे को मुहूर्त की जरूरत है और तुरंत में अगर हम लोग किसी प्रकार का मुहूर्त न निकाल पाएं, तब सर्वार्थ सिद्ध योग के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग ऐसा समय होता है, दिन और नक्षत्र का ऐसा समन्वय, जिस समन्वय का परिणाम होता है कि उस समय जो भी कोई शुभ कार्य किया जाएगा उसका 100% रिजल्ट जातक को प्राप्त होगा। शुभ कार्य का शुभ रिजल्ट देने में जो सक्षम है, ऐसा योग सर्वार्थ सिद्ध योग कहा जाता है। और ये जो सर्वार्थ सिद्ध योग शब्द बना है, ये 4 शब्दों के मेल से बना है। सर्व अर्थ सिद्ध योग। अर्थ ये हुआ, जिस भी कार्य को लेकर के आपके भीतर में भद्र भावना है, कल्याण की भावना है, शुभ भावना है, ऐसे शुभ भावना से किया जाने वाला प्रत्येक शुभ कार्य सर्वार्थ सिद्ध योग के अंदर अगर प्रारंभ किया जाता है तो उसका 100% रिजल्ट जातक को प्राप्त होता है। तो हम समझेंगे कि कौन से दिन कौन सा नक्षत्र होने पर सर्वार्थ सिद्ध योग बनता है। उससे पूर्व 3 प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचा रहा हूं, सुने और लाभ प्राप्त करें। पहला प्रश्न है, मनमोहन मनोचा जी वो पूछते हैं कि आपने बताया वृष लग्न में, सिंह लग्न में, वृश्चिक लग्न में और कुंभ लग्न में गंडमूल का प्रभाव कम होता है। अर्थात किसी जातक जातिका का जन्म गंडमूल नक्षत्र के अंदर हुआ हो, किंतु उसकी कुंडली का लग्न वृष हो, सिंह हो, वृश्चिक हो अथवा कुंभ हो, इन 4 लग्नों के अंदर जन्म लेने वाले गंडमूलिया जातक जातिका के ऊपर गंडमूल का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसा हमने गंडमूल नक्षत्रों के विश्लेषण के संबंध में किया था। तो उसी संदर्भ में मनमोहन मनोचा जी कहते हैं कि इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करें और ज्यादा विश्लेषित करें। तो इसके अंदर इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे को ग्रंथों के अंदर और शास्त्रों के अंदर इतना उल्लेख प्राप्त हुआ है कि इन 4 लग्नों के भीतर में किसी जातक जातिका का जन्म होता है तो उसके ऊपर इस गंडमूल का जो प्रभाव है वो कम मात्रा में हो जाता है, अर्थात उसका रिजल्ट उसको कम मात्रा में फेस करना पड़ता है। किंतु इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, इसके पीछे छिपा हुआ जो रहस्य है वो क्या है, उस रहस्य के संबंध में अभी हमारी रिसर्च जारी है और इस समय उसके बारे में कुछ भी कहना मैं समझता हूं कि जल्दबाजी होगी। जब हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाए तब अवश्य हम उसके रहस्य को आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा है, हालांकि उनका नाम स्पष्ट नहीं है, वहां पर जिस आईडी से वो प्रश्न आया है वहां पर यूजर समथिंग कुछ आईडी करके है। अगर आप अपने प्रश्न के साथ में अपना नाम भी स्पष्ट रूप से मेंशन कर देंगे तो आपका नाम उच्चारण करने में मुझे और ज्यादा आसानी होगी। खैर, दूसरा प्रश्न जिन्होंने पूछा है वो पूछते हैं, कुंडली के अंदर दूसरे भाव का, चौथे भाव का और 5वें भाव का स्वामी जो ग्रह है वो यदि वद नक्षत्र के अंदर आ जाए तो उसका कैसा परिणाम होगा, इस संबंध में उन्होंने पूछा है। उसके बारे में कहना चाहूंगा कि तो पहली बात, दूसरे, चौथे और 5वें भाव का जो रिजल्ट है उसकी मात्रा में थोड़ी सी आपको कमी होगी, अर्थात उसका रिजल्ट जिस अनुपात में आपको प्राप्त होना चाहिए वो कम हो जाएगा।
पहली बात। दूसरी बात, ये जो वद नक्षत्र हैं उनके स्वामी आपकी कुंडली के अंदर किस स्थिति के अंदर हैं उनको देखें। अगर वो भी खराब स्थिति के अंदर हैं तो हो सकता है कि इसके रिजल्ट के अंदर और कमी हो जाए। तो हुई वद नक्षत्र की बात। इसके साथ साथ दूसरे, चौथे और पांचवें भाव के ऊपर और क्या क्या संबंध आपकी कुंडली के अंदर बन रहे हैं उनको भी देखें, और इससे इतना स्पष्ट हो जाता है कि दूसरा भाव आपके संयुक्त परिवार का है। संयुक्त परिवार की हैप्पीनेस में किसी प्रकार की कमी हो सकती है या संयुक्त परिवार में आपस में मतभेद हो सकते हैं। चौथा भाव आपके संपूर्ण जीवन के सुख को संकेतित करता है, तो आपको घर, भूमि, वाहन इत्यादि के सुख में कहीं ना कहीं हो सकता है किसी प्रकार का कंप्रोमाइज करना पड़े, कहीं किसी प्रकार की कमी हो जाए। और पांचवा जो भाव है आपकी बुद्धि का, आपके दिमाग का और आपके पेट का, आपकी संतान का भाव है, तो अपनी बुद्धि से संबंधित, अपने संतान से संबंधित या फिर अपने शरीर के पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी आपको महसूस हो सकती है। अर्थ ये हुआ कि वद नक्षत्र के अंदर जो भी ग्रह आ जाएगा वो उस ढंग से रिजल्ट नहीं दे पाएगा जो उसको रिजल्ट देना चाहिए। किंतु साथ ही ये भी बता दो कि खाली ये देख करके हमारे को एक निर्णय अथवा धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारे को वहां पर यह भी देखना होगा कि जो ग्रह उन घरों के अंदर है वो किस स्थिति के अंदर है, उन घरों का स्वामी जो ग्रह है वो किस स्थिति के अंदर है। इस प्रकार सारी चीजों को संतुलित ढंग से देखने के बाद ही हमारे को एक संतुलित धारणा बनानी होगी। तीसरा प्रश्न पूछा है जिग्ना मोदी जी ने, वो पूछती हैं कि जो हमारी कुंडली के अंदर खराब ग्रह हैं अथवा खराब नक्षत्र हैं उनके उपाय क्या हैं वो भी बता दें। हालांकि हम इस संबंध में बहुत बार समय समय पर कुछ उपायों की चर्चा करते रहे हैं। एक बार पुनः आपको बता देते हैं कि जब भी आपका कोई ग्रह खराब स्थिति के अंदर हो जाए, हमारे तारा चक्र के भीतर में जो वद नक्षत्र है, जो प्रत्यरी नक्षत्र है, जो विपत नक्षत्र है और जो जन्म नक्षत्र है, इन चारों नक्षत्रों के जो स्वामी ग्रह हैं अगर वो आपकी कुंडली के अंदर खराब स्थिति के अंदर हो तो तब ज्यादा वो आपको पीड़ा दे सकते हैं। तो इस स्थिति के अंदर वही काम करना है, आपके जो खराब नक्षत्र हैं उनके जो स्वामी हैं उनसे संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय कर लें। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको पहले उनकी राशि का तत्व देखना होगा। अगर वो अग्नि तत्व की राशि के अंदर है तो उनका आप हवन करवा सकते हैं, पृथ्वी तत्व की राशि में है तो उनका दान करवा सकते हैं, वायु तत्व की राशि में है तो उनका मंत्र और उस मंत्र का जाप करें, जल तत्व की राशि में है तो उनके जो कारक वस्तुएं हैं उनका जल प्रवाह करें। तो यही उपाय हमारे को सभी ग्रहों के संबंध में याद रख लेना चाहिए कि आपका जो भी खराब ग्रह है, जो भी पीड़ित ग्रह है, आपके कुंडली के अंदर कौन से तत्व की राशि में वो बैठा हुआ है और जिस तत्व की राशि के अंदर में वो होगा उसी तत्व से संबंधित उपाय आपको कर लेना चाहिए। तो चलिए हम अपना विषय प्रारंभ करें। सर्वार्थ सिद्ध योग, इसको कैसे देखा जाए। पहली बात तो ये कि आजकल जितने भी पंचांग बन करके आते हैं उन सभी पंचांगों के अंदर सर्वार्थ सिद्ध योग का एक अलग से चैप्टर मेंशन होता है। हम आसानी से वहां पर देख करके कि साल भर में कौन कौन से दिन सर्वार्थ सिद्ध योग पड़ रहा है इसको जांच सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि जो पंचांग मैं उपयोग करता हूं उसको एक बार आपको दिखा देता हूं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सर्वार्थ सिद्ध आदि योग। तो इस चैप्टर के अंदर जो सर्वार्थ सिद्ध योग हैं उनके संबंध में पूरी चर्चा की गई होती है। यहाँ पर सर्वार्थ सिद्ध योग कौन सी तारीख को बनेगा, वो किस समय शुरू होगा, किस समय समाप्त होगा, इत्यादि बातों का उल्लेख तो प्रत्येक पंचांग के भीतर में इन सभी योगों का स्पष्ट उल्लेख दिया हुआ होता है। किंतु ज्योतिष के विद्यार्थी को ये भी पता होना चाहिए, बिना पंचांग को देखे भी अगर मुझे इस बात का पता हो कि आज तारीख कौन सी है, आज दिन कौन सा है, अर्थात वार कौन सा है, आज तिथि कौन सी है और आज का नक्षत्र कौन सा है, अगर ये चीजें मुझे मुंह ज़बानी याद हो, मुझे पता हो, तो मैं भली भांति समझ सकता हूँ
कि आज सर्वार्थ सिद्ध योग होगा अथवा नहीं होगा। और ये बात हम लोग तब जान सकेंगे जब हमारे को ये पता होगा कि कौन से वार के साथ में कौन से नक्षत्र का योग होने पर सर्वार्थ सिद्ध योग बनता है। तो चलिए हम इस बात को भली भांति समझने का यत्न करते हैं। तो सर्वार्थ सिद्ध योग के भीतर पड़ने वाले सातों दिन और उन दिनों से संबंधित जो नक्षत्र हैं उनका उल्लेख हमने यहाँ पर कर लिया है। इनको समझते हैं। जैसे रविवार को पहला नक्षत्र अश्विनी हो, दूसरा नक्षत्र भरणी हो, 8वां नक्षत्र पुष्य हो, 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी हो, 19वां नक्षत्र मूल हो, 21वां नक्षत्र उत्तराषाढ़ा अथवा 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद हो। तो रविवार को ये नक्षत्र पड़ जाएं तो वो सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। और इन नक्षत्रों वाले रविवार के दिन हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। इसी प्रकार सोमवार को चौथा नक्षत्र रोहिणी हो, 5वां नक्षत्र मृगशिरा हो, 8वां नक्षत्र पुष्य हो, 17वां नक्षत्र अनुराधा हो अथवा 22वां नक्षत्र श्रवण हो। तो सोमवार को सर्वार्थ सिद्ध योग होगा और सर्वार्थ सिद्ध योग से संबंधित जो भी शुभ कार्य आप करना प्रारंभ करना चाहें अवश्य कर सकते हैं। इसी प्रकार मंगलवार को अगर अश्विनी नक्षत्र आ जाए जो पहला नक्षत्र है, तीसरा नक्षत्र कृतिका आ जाए, 9वां नक्षत्र आश्लेषा आ जाए अथवा 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद आ जाए तो मंगलवार को सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। बुधवार को तीसरा नक्षत्र कृतिका आ जाए, चौथा रोहिणी, 5वां मृगशिरा, 13वां हस्त और 17वां अनुराधा नक्षत्र पड़ जाए तो बुधवार को सर्वार्थ सिद्ध योग हो जाता है। इसी प्रकार गुरुवार को अगर पहला नक्षत्र अश्विनी, 7वां नक्षत्र पुनर्वसु, 8वां नक्षत्र पुष्य, 17वां नक्षत्र अनुराधा और 22वां नक्षत्र श्रवण पड़ जाए तो गुरुवार को सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। प्लस गुरुवार को अगर पुष्य नक्षत्र पड़ जाता है तो इसको गुरु पुष्य नक्षत्र भी कह करके और ज्यादा शुभ माना जाता है। इसी प्रकार शुक्रवार को पहला नक्षत्र अश्विनी, 7वां नक्षत्र पुनर्वसु, 17वां नक्षत्र अनुराधा, 22वां नक्षत्र श्रवण और 27वां नक्षत्र रेवती पड़ जाए तो शुक्रवार को सर्वार्थ सिद्ध योग होगा। और इसी तरह शनिवार को अगर चौथा नक्षत्र रोहिणी, 15वां नक्षत्र स्वाति और 22वां नक्षत्र श्रवण पड़ जाए तो शनिवार को सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। तो इन नक्षत्रों से संबंधित इन वारों के अंदर हम किसी भी प्रकार का शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा शुभ कार्य जिसको तुरंत करने की आवश्यकता हो, जिसके लिए हम बहुत लंबे समय तक वेट न कर सकते हो। और ऐसा कब होता है? प्राय करके जिस समय जिसको तारा डूबना बोलते हैं, तारा डूबने का अर्थ होता है गुरु अस्त हो जाए, शुक्र अस्त हो जाए तो इनको तारा डूबना बोला जाता है। तो जिस समय तारा डूबा हुआ होता है तो साधारणतया उस समय कोई मुहूर्त नहीं निकलता। महीने भर के लिए तारा डूबा हुआ है और उतना आप वेट नहीं कर सकते हैं, उसके बीच में आपको अपना कोई कार्य संपन्न करना है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप सर्वार्थ सिद्ध योग का उपयोग करके अपना अपेक्षित कार्य कर सकते हैं।
इसके अंदर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले आप ये देखें कि जिस कार्य को आप करना चाहते हैं, इन 7 वारों में से कौन से वार के साथ में उस कार्य का संबंध है। 7 वार के अधिपति 7 ग्रह हैं, ये बात आप जान चुके हैं। जिस कार्य को करना चाहते हैं उस कार्य का संबंध कौन से ग्रह के साथ में है, जिस ग्रह के साथ में उस कार्य का संबंध होगा उसी वार के साथ में उसका संबंध माना जाएगा। और उस अपेक्षित वार में कौन कौन से नक्षत्र होने पर सर्वार्थ सिद्ध योग होता है, ये देखें। प्लस उसके साथ में जो हम तिथियों के बारे में बात कर चुके हैं, इसी वार को और इस सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ में अगर शुभ तिथि भी पड़ जाए तो और अच्छा। और उसके साथ में आप देखें कि आपके तारा चक्र के अंदर इनमें से कौन कौन सा नक्षत्र साधक नक्षत्र के अंदर आता है, संपत नक्षत्र के अंदर आता है, क्षेम नक्षत्र के अंदर आता है, अथवा मित्र अथवा अधिमित्र नक्षत्र के अंदर आता है। तो जो नक्षत्र आपके साधक, संपत, क्षेम, मित्र, अधिमित्र नक्षत्र के अंदर आता हो, वही वाला नक्षत्र जब सर्वार्थ सिद्ध योग बना रहा हो, तो ऐसे दिन का चयन करके आप अपना अपेक्षित कार्य संपन्न कर सकते हैं। तो इस रूप में मुहूर्त के गणित की तरफ जाने का वक्त न हो, मुहूर्त निकल न रहा हो, कुछ इस प्रकार की स्थिति हो, तब आप सामान्य रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग को स्वीकार करके अपना अपेक्षित, अपना मनोवांछित कार्य संपन्न कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग को भी पूर्ण रिजल्ट देने में समर्थ मुहूर्त कह करके ज्ञानियों ने इसको स्वीकृति प्रदान कर रखी है, इसको मान्यता दे रखी है। तो अवश्य सर्वार्थ सिद्ध योग को निकालने का अभ्यास करें और इस योग का चयन करके अपेक्षित रिजल्ट को प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें, धर्म के मार्ग पर स्वयं को चलते रहें और दूसरों के लिए भी धर्म पथ के मार्गदर्शक बने। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर